बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे घर के बड़े हॉल में आज भी औरतें जमा थीं। उनमें कुछ तो लड़कियां थीं जो कि कम उम्र और नौजवान थीं और ये ज़्यादातर तमाशा देखने आती थीं। आज भी जुमेरात का दिन था और शादी वाला कमरा खुला था। शादी वाले कमरे के बाहर सब बैठे थे। मैं आपको बताती चलूं कि ये हमारे घर का वो कमरा था जिसमें कोई आता जाता नहीं था। ज्यादातर ये कमरा खाली रहता और अम्मा इसे एक ही दिन खोलती थी, लेकिन दरवाजा खोलने के फौरन बाद ही बंद हो जाता। मेरी माँ से बहुत सी औरतें दूर से दम करवाने आती थीं। हमारे गांव का माहौल बहुत घुटन ज़दा था। ये मर्दों का माशरा था जहाँ पर मर्द औरतों पर जुल्म करते थे। औरतें मेरी माँ से तावीज़ और वजीफा लेने आती कि उनका शौहर राह रास्त पर आ जाए। ऐसे में मैं सोचती कि ना जाने मेरी शादी के बाद मेरे साथ कैसा सलूक होगा। हालांकि मैं इतनी नेक और परहेजगार बेटी थी, मगर अभी तक मेरा रिश्ता नहीं आया था। शायद इसी वजह से कि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी और मेरा रंग भी हल्का सा सांवला था। कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार ना होता और अगर कोई शादी की हामी भर भी लेता तो अम्मा इनकार कर देती। अम्मा के इनकार की वजह समझ नहीं आती थी कि अम्मा ने पिछले ही महीने ये ऐलान किया था कि शादी वाले कमरे में जो भी लड़की जाएगी उसकी शादी हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। पहली बार मेरी पड़ोसन और उसकी दोस्त सबीन जब उस कमरे में गईं, उसके अगले ही दिन उनकी शादी हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सबीन कहाँ गई है। सबीन के बारे में सब लड़कियां एक दूसरे से पूछती, मगर उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ गई है या जा रही है। और यूं एक दिन हम सब लड़कियों को पता चला कि सबीन की शादी हो गई है। सब लड़कियां पूछती रह गईं कि सबीन की शादी किससे हुई, मगर किसी को इस बारे में नहीं पता था। सबीन अगले दिन गांव से दूर चली गई और हम सब देखते रह गए। सबीन की किस्मत पर सभी लड़कियां रश कर रही थी कि हमारे गांव का माहौल बहुत ज्यादा घुटन ज़दा था। यहाँ से निकलना तो किसी जन्नत से कम नहीं था। यहाँ हमारे मर्दों का राज था। औरतों को बोलने की भी हिम्मत ना होती, तभी यहाँ की जिंदगी किसी को दिलकश नहीं लगती थी। अलबत्ता मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ था। मेरी एक सहेली जो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, मगर साथ मेरा मजाक उड़ाने में कोई कमी ना छोड़ती थी, एक दिन सब लड़कियों के सामने हंसकर बोली, तेरी माँ ने तो शादी वाला कमरा खोल रखा है जहाँ पर जाते ही लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर वो तुझे क्यों इस शादी वाले कमरे में नहीं भेजती ताकि कोई तुझे भी ब्याह कर ले जाए। तुम इस गांव से दूर चली जाओ। नादिया की ये बात मेरे दिल को लगी थी, क्योंकि मैं अम्मा की इस बात पर वाकई हैरान थी। मैं सोचती कि अम्मा अगर चाहे तो वो मुझे भी इस कमरे में भेज सकती है, मेरी भी शादी हो जाए और मैं उस गांव से चली जाऊं। मैंने अम्मा से एक दिन जब ये बात की तो गुस्से से भड़क उठी। लगता था जैसे मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो। तुम मुझे उस कमरे में क्यों नहीं भेजती? शायद मेरी भी शादी हो जाए और मैं इस गाँव से दूर चली जाऊँ। मैंने नादिया की बात दोहराई तो अम्मा ने मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए मुझे खबरदार किया और बोली, आज तो तुमने ये बात कर दी है, दोबारा ये बात मत करना। अगर तुमने दोबारा ये बात मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरा रंग सांवला था, उम्र 25 साल। अब मुझसे कौन शादी करता, क्योंकि हमारे गाँव में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। इसीलिए मैं फिक्रमंद थी कि अब मेरी शादी नहीं होगी, जबकि मेरी माँ थी कि उसे पूरे गांव की लड़कियों की शादी की फिक्र होती, पर मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने अम्मा से कुछ ना कहा और चुप होकर बैठ गई, मगर दिल ही दिल में सोच लिया था कि इस कमरे में जरूर जाऊंगी जहाँ जाने के बाद लड़कियों की शादियाँ होती हैं। खैर, आज भी जुमेरात का दिन था। हर तरफ हंगामा था। औरतें और लड़कियाँ हमारे घर के बड़े हॉल में जमा थी। दादा अबू एक तरफ बैठे हुए थे, उनकी आंखें खून अंगारा हो रही थी, जबकि मेरी अम्मा औरतों को दम कर रही थी। थोड़ी देर बाद दादा अब्बा उठकर दूसरे कमरे में चले गए। अम्मी ने इशारे से फातिमा को अपने पास बुलाया और उसे इशारा किया कि फलां लड़की को शादी वाले कमरे में ले जाओ। अम्मा की खास खादमा उस औरत को और उसकी बेटी को शादी वाले कमरे में लेकर चली गई। 5 मिनट के बाद जब औरत शादी वाले कमरे से बाहर आई तो उनके चेहरे खिल रहे थे, जबकि बेटी का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसने किसी से बात नहीं की। शायद ये अम्मा की हिदायत थी या फिर उसने खुद हमसे बात नहीं की। बहरहाल वो हजूम से गुजरकर चली गई और फिर वही हुआ जो अम्मा ने कहा था। अगले हफ्ते में उसकी शादी हो गई, मगर इस बार भी हैरत की बात ये थी कि उस शादी का पूरे गांव में किसी को पता नहीं चला। सबीन के बाद ये दूसरी लड़की थी जिसकी शादी होने के बाद उसके दूल्हा को ना किसी ने देखा था ना किसी ने सुना। ये लड़की, जिसका नाम नाजिया था, शादी के बाद गांव से दूर चली गई और फिर हम एक बार देखते रह गए। अब तो पूरे गांव में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि उल्फत के घर में जो कमरा है वहां जाओ तो दूसरे दिन उस लड़की की शादी हो जाती है। अभी दूर दूर से लड़की अम्मा के पास आने लगी, मगर अम्मा हर एक उस कमरे में ना भेजती।
صرف اسی لڑکی کو چن کر بھیجتی جس سے وہ اکیلے میں بات چیت کرتی. پھر نہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور تب اماں جا کر ایک لڑکی کو اس کمرے میں بھیجتی اور اگلے ہی ہفتے اس کی شادی ہو جاتی. پہلی 4 شادیاں ہونے کے بعد اماں کی عقیدت اور اماں کی شہرت پورے علاقے میں پھیل رہی تھی. ہر کوئی ان سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کروانے آتا اور کوئی خاص لڑکی اگر ان کو اچھی لگتی تو وہ شادی والے کمرے میں بھیج دیتی. بہرحال اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کمرے میں جا کر اپنی شادی کی امید خود کو خود دلاؤں گی. لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اماں کو دھوکہ دینا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم اس کمرے میں نہیں جاؤ گی. میں نے اماں کی بات مان لی اور ان کو یہ محسوس کروایا کہ میں اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی. لیکن بات دراصل یہ تھی کہ اماں ہر وقت اسی کمرے کے آگے بیٹھی رہتی تھی، عورتوں کو دم دیتی اور ان کو تعویذ گنڈے کرتی. اسی وجہ سے میں ان کی نظروں سے چھپ کر نہیں جا سکتی تھی. پھر وہ خادمہ اماں کی خاص خادمہ تھی، وہ بھی انہی کی بات اور ہدایات پر عمل کرتی، میری کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی. مجھے ان دونوں کی نظر سے چھپ کر اس کمرے میں جانا تھا. یہ بات میں آمنہ سے چھپا نہیں سکتی تھی. آمنہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں ان کے ساتھ بچپن سے کھیلتے بڑی ہوئی تھی. میں نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا. کہنے لگی تم کتنی بڑی بے وقوف ہو. اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ اس کمرے میں جانے سے تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں کسی اور دن اس کمرے میں جانا چاہیے. تم کون سے اس گھر میں برائی کر رہی ہو؟ ہر وقت تو ہم یہاں رہتے ہیں. تم اس دن مت جانا جب یہ شادی والا کمرہ کھولا جاتا ہے، بلکہ ہم کسی اور دن اس کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں ساری حقیقت کا اندازہ بھی ہو جائے. آمنہ کی بات صحیح تھی. اس دن جب کہ اماں کے آس پاس عورتیں ہوا کرتی تھیں، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا. تب میں نے جمعرات کے دن کے بجائے اتوار والے دن کا انتخاب کیا. اس دن میں نے اور آمنہ نے بڑی مشکل سے اس کمرے کی چابیاں ڈھونڈ لیں. اس کمرے میں ایک بڑا سا موٹا تالا لگا ہوا تھا جو ہر وقت یہاں لگایا جاتا اور کسی کو بھی اس کمرے میں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. بڑی مشکل سے چابی ڈھونڈنے کے بعد جب ہم اس کمرے تک پہنچے تو ہمارے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کمرے کے اندر کوئی ہوا تو کیا کریں گے. تبھی میں نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا. اس کمرے میں ایک موٹی دیوار تھی جس کے دوسری طرف کچھ محسوس ہو رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیوار پار کر کے دوسری جانب دیکھتے، اماں کو اس بات کی خبر ہو گئی اور وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے تک آئی اور کسی چیل کی مانند جھپٹ پڑی. یہاں کیا کر رہی ہو؟ خدا غرق کرے تمہیں، منع کیا تھا اس کمرے میں نہیں آنا. کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں سے باہر نکلو. اماں کی چیخو پکار سن کر میری اور آمنہ کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اماں کو ہماری اس کارنامے کی خبر ہو جائے گی. اماں کے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد ہم اس کمرے سے باہر آ گئے، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری. آمنہ کہنے لگی کہ تم فکر ہی نہ کرو، میں اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر ہی سانس لوں گی. اب کی بار ہم جمعرات والے دن ہی شادی والے کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں اسی وقت معلومات پتہ چلیں جو ہم سے چھپائی جا رہی ہیں. ارم کی بات بھی صحیح تھی. میں نے بھی شادی والے کمرے میں جانے کا فیصلہ جمعرات تک ملتوی کر دیا. اماں بھی 2-3 دن میں یہ بات بھول گئی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ میں دوبارہ اس کمرے تک نہ جاؤں. جمعرات والے دن آمنہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا ساتھ ضرور دے گی. چنانچہ اس نے 2-3 عورتوں کو اشارہ کیا. 2-3 عورتوں نے اٹھ کر شور مچا دیا. اماں ایک دم بے چین ہو کر دروازے کے آگے سے ہٹ گئیں. ان میں وہ خادمہ بھی تھی جو اماں کے ساتھ ہر وقت اس کمرے کے باہر پہرا دیتی رہتی تھی. وہ بھی دروازے کے آگے سے ہٹ گئی. عین اسی وقت اماں کی منتخب کی ہوئی ایک لڑکی اس شادی والے کمرے سے باہر آئی. میں اس وقت موقع پا کر اس کمرے کے اندر چلی گئی. جب میں کمرے میں گئی تھی تو اس دیوار کو ہٹانا آسان تھا کیونکہ لکڑی کے دروازے کی بنی ہوئی تھی. جیسے ہی میں نے ایک دروازہ پلٹ کر آگے کی طرف نظر ڈالی تو میری چیخ نکلتے رہ گئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کمرے میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا. مجھے دوسری طرف سے سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا. اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اتنے میں اماں کو خبر ہوگی کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں. انہوں نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا، لیکن اب ان کی آنکھوں میں وہ چمک اور وہ غصہ نہیں تھا جو مجھے یہاں آنے سے پہلے دکھایا جاتا تھا. اماں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. ان کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ میں اس کمرے تک پہنچ چکی ہوں اور ساری حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں. امی نے تو جیسے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر میرے سر پر جنون سوار تھا. میں جس کے لیے اتنا پریشان ہوئی، اماں نے مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ کی بھی بھنک نہیں پڑنے دی. میں نے اپنا سر پیٹ لیا. اماں سے پوچھا، اماں بتاؤ تو صحیح تم نے ایسا کیوں کیا؟ اماں کو تو چپ ہی لگ گئی تھی. کئی دن اماں مجھ سے ناراض بھی رہی، مجھ سے بات تک نہ کی، مگر غلطی پر وہی تھی تو انہی کو معافی مانگنا پڑی اور مجھے ساری بات بتانا پڑی. جس کے بعد مجھے اپنے دادا سے شدید نفرت ہو گئی اور میں جو دادا ابو سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ انہیں دنیا میں ایک انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتی تھی، اب وہ مجھے ایک درندہ صفت انسان لگنے لگے.
अम्मा की कहानी कुछ यूं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कसूरवार जान रही हो, लेकिन जब मैं यहाँ ब्याह कर आई थी तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं गुजरा था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर लड़कियों को कमाई का जरिया समझा जाता था। उन्हें बोली के जरिए मर्दों के साथ पेश किया जाता और फिर जब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी हदें पार करने के बाद अपने बाप भाइयों के लिए दौलत कमा लेती, किसी ऐसे ही बदकिरदार शख्स के पल्ले बांध दिया जाता जो औरत को कभी इज्जत और मुकाम नहीं दे पाता। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह नेक रूहों को जलील और रुस्वा नहीं करता, बल्कि उनको इज्जत बख्शता है, जिंदगियों को आसान करता है, उन पर पड़ने वाली मुश्किलात को उनके लिए काबिल बर्दाश्त बनाता है। मैंने भी अब दिल ही दिल में दुआ की थी कि अल्लाह मुझे उन मुश्किलात से बचाना, मुझे उन गुनाहों की दलदल से बचाना। जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे उन्हीं नज़रों से देखना शुरू कर दिया जिन नज़रों से कोई शिकारी अपने शिकार को देखा करता है। मैं जानती थी कि अब मुझे भी गुनाह की दलदल में धकेल दिया जाएगा, मगर मैं उसके लिए तैयार थी और बिलाखिर वही हुआ। मुकर्ररा वक्त पर जब मेरी उम्र 18 साल की हो गई तो मेरी बोली लगाई गई। मैं इंसानों की भीड़ में बैठी खुद को कोस रही थी, मगर फिर मेरी तो जैसे लम्हों में किस्मत ही पलट गई थी। मुझे ये पता चला कि मेरी बोली लगाने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो तो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है। उससे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो खुद एक बाकिरदार शख्स था। ना सिर्फ ये कि वो बाकिरदार था, बल्कि वो एक सैयद घराने का इकलौता वारिस था। उसे मेरे किरदार से कोई गर्ज न थी, वो बस मुझे अपनाना चाहता था और मुझे गुनाहों की दलदल से बचाना चाहता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ज़िंदगी भर उससे वफा निभाने का वादा भी किया। फिर उसने मुझे कहा कि अगर मैं कोई ख्वाहिश रखती हूँ तो बता दो, क्योंकि वो मुझे दोबारा कभी भी अपने घर वालों से मिलने नहीं देगा, हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएगा। और फिर वो मुझे एक ऐसी ही पाक जगह पर ले आया जिसका शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ उस वक्त मेरा छोटा भाई भी था जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। मेरे शौहर ने मेरी बात का मान रख लिया था। वो मेरे भाई को भी मेरे साथ ही इस घर में ले आए थे जहाँ पर हमें इज्जत की निगाह से देखा नहीं जाता था और सैयद ज़ादे को झूठ बोलने की आदत नहीं थी। उसने अपने घर वालों से यह हकीकत भी नहीं छुपाई कि मेरा माजी क्या है, मगर शायद वो ये नहीं जानते थे कि इसका फ़र्क हम पर और हमारी ज़िंदगी पर कितना पड़ेगा। जज्बात की रोह में आकर उन्होंने अपने बाबा जान को भी सारी हकीकत से आगाह कर दिया। अब्बा जान ने तो पहले उन्हें माफ़ नहीं किया, मगर फिर निकाह की लाज रख ली। मुझे इस घर में रहने की इजाज़त मिल गई, मगर मेरे भाई पर सख्त पहरे थे। मुझे खुद को साबित करने में 15 साल लग गए, लेकिन इन 15 सालों में मैंने एक भी गलती ना की, मैंने एक नमाज नहीं छोड़ी। मैंने इस खानदान के इक़्तिदार को जिंदा रखा, यहाँ तक कि मेरा मुकाम ऐसा बन गया जैसे पहले मेरी सास का हुआ करता था और लोग मेरी इज्जत करने लगे, मेरे किरदार की गवाही देने लगे। मगर मेरे ससुर मुझसे अब भी नफरत करते थे। वो कहते थे कि खून का असर बाकी रहता है, खून की तासीर कभी ज़ाया नहीं जाती और ये हमेशा इंसान को उसका असल रंग दिखाकर ही रहती है। उन दिनों मेरा छोटा भाई अभी जवान हो रहा था, उसे भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा था। मैंने उसे भी सख्ती से समझा दिया था कि अपनी बहन के घर का ख्याल रखना, कभी इस माहौल में कोई ऐसी हरकत ना करना कि मुझे भी यहाँ से दरबदर होना पड़े। मगर जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। मेरे भाई से भी न जाने कैसे यह हरकत सरजद हो गई कि एक दिन उसने एक नौकरानी से बात करने और फिर उसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। बस इस बात ने तो मेरे ससुर को ये बात कहने का मौका दे दिया कि इंसान का खून कभी अपना रंग नहीं बदलता और अपना असर दिखा कर ही रहता है। तुम्हारे भाई ने आज कम नस्ल होने का सबूत दे दिया है। मैं इस बात पर बहुत रोई, अपने भाई को कोसा, मगर मेरे ससुर को इस बात पर यकीन नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया कि अपने भाई को इस घर से निकाल दो या फिर 5 साल बाद मेरे किसी सख्त फैसले के लिए तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल था कि मेरे ससुर 5 साल बाद अपना दिल बदल देंगे या मैं उनके दिल में फिर से जगह बना लूंगी, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। मैंने तो अपने भाई को समझा लिया, उसके लिए मैंने एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी कर दी। मगर जब मेरे ससुर ने अपना फैसला सुनाया तो मेरी तो जान निकल गई और उस फैसले के मुताबिक मुझे अपनी 5 औलादों को अपने ही घर में कैद करना था, क्योंकि वो कम नस्ल से थे। उनके साथ किसी को भी जुड़ने नहीं दिया जाना था। वो भी अपना आप जाहिर करते और खानदान की इज्जत को डबो देते। हालांकि मेरे 5 बेटों का बाप तो उनका ही बेटा था, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी बात की परवाह नहीं की और मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं अपने बेटों को किसी से मिलने जुलने ना दूं और तुम्हें भी बाहर ना निकलने दूं। तुम तो खैर किसी न किसी की नज़र में आ ही गई, लेकिन तुम्हारे भाई हमेशा इस कैद में रहे। तुम मुझसे सवाल करती रही मैंने तुम्हारे भाइयों को निकलने क्यों दिया, मगर जवाब नहीं दे पाई। मैंने अपने ससुर को इस बात पर मनवा लिया था कि अगर मैं अपने बेटों की शादियां करके उन्हें गांव से बाहर भेज दूं
तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। उन्होंने इस बात पर हामी भर ली थी। यहाँ की औरतें मेरे किरदार से वाकिफ़ थीं। उन्हें मेरे बेटों की खिलाफत का भी अंदाज़ा था, लेकिन वो फिर भी पीर साहब की सख्ती से डरती थीं। बिलाखिर एक दिन एक एक करके अपने बेटों की शादियां करना शुरू कर दी। सारा ढोंग मैंने इसीलिए रचाया था ताकि तुम्हारे भाइयों की शादियां मुमकिन हो सकें और मैं अपनी मर्जी की लड़की देखकर उन्हें इस गांव से दूर भेज दूं, ताकि मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मेरी बेटी, मैं तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे भाई कैद थे। अगर मैं तुम्हें वहाँ भेज देती तो तुम्हारे जहन पर बुरा असर पड़ता और फिर तो तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। मैं अकेली किस किस मसले को देखूंगी और कैसे सब मसलों को हल करूंगी। बस तुम समझदार हो, अब इस बात को भूल जाओ। अम्मा ने ये कहकर अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया, मगर मेरे दिल में दादा के लिए ऐसी नफरत हो गई जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दिल चाहता था कि उनका चेहरा नोच लूं, जिन्होंने मेरे भाइयों की शख्सियत को बढ़ने से रोक दिया। मगर मैं अम्मा के कहने की पाबंद थी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब हम लोगों ने उस गाँव से जाना था। मेरे सख्त संगदिल दादा जान को उस वक्त भी रहम नहीं आया और उन्होंने आगे बढ़कर हमारे सरों पर हाथ भी न रखा। मैं आज भी दादा की वो शोला बरसाती आंखों को याद करती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है, जिन्होंने अपने बेटे की अना की खातिर अपनी बहू को बर्दाश्त तो कर लिया, मगर अपनी आने वाली नस्लों को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। खुदा ऐसे लोगों को अकल और समझ अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।